नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 10 के अंदर रस की बात करेंगे। बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 58 है, जो कि 20 तारीख की है। निश्चित स्थान पर बच्चों अपना नाम लिखना है आपको और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, आज हम रस के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं हम। बच्चों, जब भी हम कोई कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति अनुभूति मतलब होता है, हमें कुछ महसूस होता है और हमें जो आनंद मिलता है, उस अनुभूति में जो आनंद मिलता है, अर्थात जब हम किसी काव्यांश को या कविता को पढ़ते हैं तो उस समय साहित्य को पढ़ने, सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति क्या कहलाती है बच्चों? रस कहलाती है। क्या कहलाती है? रस। तो ये रस कैसे मिलता है बच्चों? ये रस मिलता है बच्चों किसी भी काव्य को सुनने, पढ़ने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति क्या कहलाती है? रस कहलाती है। ये बच्चों समझ आ गया होगा आपको। अब बात आती है रस के अंग। तो प्यारे बच्चों, रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। स्थायी भाव, वो 4 कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये आपको चारों अंग इसके समझ आ जाने चाहिए। अब आगे जब 4 अंग आते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, उनमें से हम रस के पहले अंग से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज पहला अंग जो है स्थायी भाव, उसके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले। बच्चों, ये वो भाव है जो मन में स्थायी रूप से स्थापित होते हैं, अर्थात मन में पहले से ही होते हैं, स्थायी होते हैं बच्चों। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात इस भाव पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात हमारे रसों की संख्या पहले 9 थी, अब 11 हो गई हैं। तो 9 थी तो 9 के स्थायी भाव कितने हुए? 1 का 1 तो 9 के 9 हुए। अब 11 हैं तो 11 के 11 हो गए। समझ आई मेरी बात बच्चों? ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो बच्चों, स्थायी भावों की संख्या 9 है। कितनी है? 9। तो क्योंकि रसों की संख्या भी हमारी 9 थी, अब 11 हुई है तो अब 11 हो गई, तो 9 भी लिख सकते हैं। अगर 11 ऑप्शन आता है तो आपको 11 लिखना है, अगर 11 नहीं आता है, 9 रहता है, तो आपको 9 लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं विभाव की। तो बच्चों, सबसे पहले विभाव के बारे में बात करेंगे। तो विभाव का स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो बच्चों, यह आपसे पूछा जा सकता है कि विभाव किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। तो बच्चों, ये विभाव की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो वो 2 कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। कौन कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन।
तो ये दोनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया बच्चों, आलंबन और उद्दीपन का। आलंबन विभाव जो है उसका मतलब है जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। मतलब कोई आलंबन पा लिया है या किसी का सहारा पा लिया और उसके माध्यम से जब स्थायी भाव जाग जाते हैं तो उसे आलंबन भाव कहा जाता है। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। कितने होते हैं बेटे? दो, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। इसका ध्यान रखना है बच्चों आपको। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन, अर्थात मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे मन में क्या भाव जगे खाना खाने के, तो मैं क्या हुआ? जिसके मन में मतलब मेरे मन में, तो मैं क्या हुआ? आश्रय आलम। और जिसके कारण खाना के लिए तो विषय आलम। विषय आलम क्या हुआ? खाना। तो बच्चों इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान से देना है। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, इन दोनों चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है, ध्यान देना है। जिसके प्रति जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन कहलाता है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। किसके प्रति जगा बेटा? राम के मन में जगा। किसके मन में जगा? राम के। और किसके लिए जगा? सीता के लिए। तो यहाँ राम क्या हुआ? जो ये राम है ये हुआ बच्चों, जो राम है ये आश्रय आलम्ब हुआ, और जो सीता है ये विषय आलम हुई। सीता क्या हुई? विषय आलम। तो ये बात मेरी समझ आ गई होगी आपको बेटे। राम हुआ आश्रय आलम और सीता हुई विषय आलम। ये बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई होगी। आगे आज हम बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। कौन से विभाव की? उद्दीपन विभाव की। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो वो बच्चों ये परिस्थिति में स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं वो कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा आदि। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला प्रश्न है आपका। अब इसमें एक जो हमने पढ़ा है इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है रस किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है बच्चों? रस किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, जब किसी कविता, कहानी या काव्यांश को पढ़ने से या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाता है। तो बच्चों पहली बात ये हो गई। अब दूसरा, रस के अंग कितने होते हैं? तो बच्चों रस के 4 अंग होते हैं। वो 4 हमने आपको बताए थे, जो इसमें ऊपर हमने टिक भी कर रखे हैं। 1 मिनट, रस के अंग। तो बच्चों ये रस के अंग जो हैं रस के 4 अंग हैं बच्चों। रस के 4 अंग हैं और 4 हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचयी भाव। ये चीज़ समझ आ गए होंगे बच्चों आपको। अब उसके बाद में तीसरा प्रश्न है स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो बच्चों स्थायी भावों की संख्या पहले 9 थी, अब वर्तमान में 11 हैं।
9 हमारे रस थे पहले, तो इसलिए 9 थी, अब 11 रसें हैं तो 11 हो गई है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, तब बताएंगे आपको। बच्चों, चौथा प्रश्न, विवाह किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों, विवाह के बारे में आपको बताते हैं हम। ये लीजिए, विवाह की संख्या 2 होती है बच्चों। पहला स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विवाह कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये आपको लिखना है और समझ आ गया होगा आपको। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पांचवा, आश्रय। पांचवा प्रश्न बच्चों, आश्रय और विषय में क्या आश्रय, क्या समझते हैं? आश्रय आलम और विषय आलम। आश्रय आलम का मतलब होता है बेटा जिस पर जो खुद, आश्रय आलम होता है खुद जिसके बारे में कहा जाए, और विषय आलम जिसके बारे में कहा जाए, जो कहता है और जिसके बारे में कहता है। जैसे राम ने सीता से प्रेम किया, तो राम यहाँ आश्रय हुआ और सीता यहाँ विषय हुई। तो बच्चों, ये बात समझ आ गई होगी आपको, और इस आधार पर आगे हम गतिविधि के बारे में कुछ बातें, रस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे, जो आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। थैंक यू बच्चों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए रस के बारे में आपको समझ आया होगा, और आगे से ध्यान से इसको पढ़ना है और आगे आपको लिखना है। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।